कैप्टन दास को दो बेगुनाह अफराद की मौत का शदीद सदमा था। वो बड़ा मंझा हुआ और मजबूत आसाब वाला पायलट समझा जाता था। बदतरीन मौसमी हालात से नबरदाज़मा होने का तजुर्बा उसे हासिल था, लेकिन आज जिंदगी ने उसे जिस इम्तिहान गाह में धकेला था, उसकी ख्वाहिश कैप्टन दास ने कभी नहीं की थी। उसने जहाज की लैंडिंग का ऐलान किया तो मुसाफिरों ने कदरे सुकून का सांस लिया। उसने शामिल खान से कहा, आप लोग सीट पर बैठ जाएं। शामिल खान ने फाड़ खाने वाले लहजे में जवाब दिया, अपने काम से काम रखो। फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। जहाज को इमरजेंसी गाड़ियों ने घेर लिया था। इंजन बंद हो गए थे और शामिल खान एटीसी से बात करने के बाद अब अपने एक साथी के साथ नुमान की सीट की तरफ आ रहा था। शामिल खान ने उसकी गर्दन पर पिस्तौल की नाली का दबाव बढ़ाते हुए हुक्म दिया, चलो उठो। नुमान के लिए सिवाय आंखें घुमाकर सूरत हाल का जायजा लेने के और कुछ मुमकिन नहीं रहा था। उसने अंदाजा लगा लिया कि जहाज के अंदर मज़ाहमत की सूरत में सिवाय कुछ बेगुनाह मुसाफिरों की जान गंवाने के वो कोई और कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। उसने कदरे तल्ख लहजे में हाईजैकर से पूछा, सीट बेल्ट तुम खोलोगे या मैं? वो नहीं चाहता था कि खुद को किसी भी लम्हे कमजोर जाहिर करे। शामिल खान ने सिर्फ एक लफ्ज कहने पर इक्तफा किया, तुम। नुमान ने अपनी सीट बेल्ट खोली और उठकर खड़ा हो गया। उसका ब्रीफकेस पहले ही हाईजैकर अपने कब्जे में कर चुके थे। इस फ्लाइट में उसके अलावा कितने पाकिस्तानी सफर कर रहे थे, इसका उसे अभी अंदाजा नहीं था। फर्स्ट क्लास में उसने दो पाकिस्तानियों को जरूर देख लिया था, जिनका कम से कम पाकिस्तानी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था। दोनों बिजनेसमैन थे। नुमान ने कहा, देखो मैं डिप्लोमेट हूँ, नुमान खान नाम है मेरा, मुझसे तुम्हारा क्या लेना देना। उसने जानबूझकर ये बात इतनी ऊंची आवाज में की थी कि उसके बाद तीसरी रो में बैठे हुए दोनों पाकिस्तानियों तक ये पैगाम पहुंच जाए। अब उसे कम से कम इस बात का यकीन जरूर था कि उसकी मौत की सूरत या किसी और हादसे की सूरत में उसकी शनाख्त मुतल्लिका हुकाम तक पहुंच जाएगी। शामिल खान ने इस बात का जवाब नुमान की गर्दन पर पिस्तौल की नाली का दबाव पूरी कुव्वत से बढ़ाते हुए दिया, खबरदार, अगर दोबारा एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। उसकी आवाज सांप की फुनकार थी। नुमान का दिल तो चाहा कि अभी हिसाब बराबर कर ले, लेकिन वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने का कायल नहीं था। इस बात का उसे यकीन हो चुका था कि ये हाईजैकिंग उसके दरीना दोस्तों की स्पॉन्सर्ड है, और जिस हाईजैकर ने अपना नाम शामिल खान बताया था वो हरगिज शामिल खान नहीं था। उसका लबो लहजा और शक्लो शबाहत कुछ और ही होने की चुगली खा रहे थे। अगर ये लोग जाली हाईजैकर हैं तो वो जानता था कि उसे दोबारा इस सीट तक जिंदा वापस लौटने की मोहलत नहीं दी जाएगी और उनका मिशन नुमान को गोली मारने के बाद मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह भारतीय सूर में माजी करीब में अपने अगवा होने वाले जहाज का बदला ले लेंगे और 3 साल पहले उसने जो जिक्र रॉ को पहुंचाई थी उसका हिसाब भी बराबर हो जाएगा। उसे जो कुछ भी करना था जहाज के दरवाजे तक पहुंचने पर ही करना था। नुमान को उम्मीद थी कि अगर उसने दरवाजे के बाहर हाईजैकर पर काबू पा लिया तो ऐन मुमकिन है कि वहां बैनुल अक़वामी प्रेस की मौजूदगी की वजह से उसकी जान बच जाए और जहाज के बाहर मौजूद उस जाली हाईजैकर के बाकी साथी अपने मंसूबे पर तवक्कुआत के मुताबिक अमल न कर पाएं। सूरत हाल कुछ भी रही हो, ये बात तय थी कि उसे जो कुछ करना है जहाज के खुले दरवाजे के सामने पहुंच कर करना है। शामिल खान ने एक हाथ से उसकी कमीज का कॉलर पकड़ रखा था और दूसरे से उसने सर पर पिस्तौल की नाली जमाई हुई थी। वो उसी नाली के दबाव पर नुमान को धकेलता हुआ दरवाजे तक ले आया था, जिसके साथ सीढ़ियां लगाई गई थीं। खुले दरवाजे से ताज़ा हवा का झोंका अंदर आने पर न जाने क्यों इस खतरनाक तरीन सूरत हाल में भी नुमान को खुशगवारी का एहसास हुआ। उसने सीढ़ियों के साथ 15-20 जीपों और कारों की इमरजेंसी लाइट्स को घूमते देखकर अंदाजा लगा लिया था कि उसकी सोच बिल्कुल सही थी। अगर ये असली हाईजैकर्स होते तो इतनी तादाद में जीपों और कारों को क्यों जहाज के नजदीक आने की इजाजत देते। सीढ़ियों के खात्मे पर 3 लोग मौजूद थे जो अपनी दानिस्त में मज़ाकराती टीम का हिस्सा थे और शामिल खान से मज़ाकरात करने आए थे। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक शामिल खान ने दरवाजे के सामने खड़े होकर उनसे चीखते चिल्लाते हुए गुफ्तगू शुरू कर दी। बोला, अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत न दी तो मैं इस पाकिस्तानी सिफारतकार को गोली मार दूंगा, जिसके बाद हर 2 मिनट के बाद हम एक मुसाफिर को मारना शुरू कर देंगे और सबसे पहला नंबर पाकिस्तानियों का आएगा। दूसरी तरफ से कहा गया, देखो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है, हमने तुम्हारे कहने पर जहाज में तेल भर दिया है, अब तुम अपनी बात पूरी करो, औरतों और बच्चों को रिहा कर दो। शामिल खान ने उन्हें डांटते हुए कहा, शट अप, खबरदार, मैं कोई और बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए, हाँ या ना। मज़ाकराती टीम में मौजूद दीवान चंद ने उसे कोड पास कर दिया। बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शामिल खान ने कहा, अच्छा ये लो, और अपनी दानिश में इस मंसूबे को ड्रॉप सीन करने की तैयारी की। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर नुमान ने अचानक जमीन पर गिरते हुए
उसे बिजली की फुर्ती से ऐसा दाव लगाया कि शामिल खान उसके सामने मौजूद था और उसकी पिस्तौल नुमान ने पकड़ रखी थी, जिसकी नाली अब शामिल खान की गर्दन से चिपकी हुई थी। ये सूरत हाल दीवान चंद के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। गो कि उसके लाशऊर में कहीं ये खौफ जरूर मौजूद था कि नुमान कोई खतरनाक खेल न खेल जाए, और उसके खदशात दुरुस्त साबित हुए। उसे फौरन एक कोई बड़ा फैसला करना था। अगर नुमान उसे काबू करके नीचे ले आता तो वो नुमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उनका सारा मंसूबा तश्तज़बाम हो जाता और इस सूरत में जिस जात का सामना करना पड़ता वो उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती। दूसरे ही लम्हे वो नुमान के मुतल्लिक इंतहाई खतरनाक फैसला कर चुका था। जैसे ही नुमान ने हाईजैकरों को सीढ़ियों की तरफ धकेला, अचानक फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगी। गोलियां जहाज के पहलू से चिपकी उस जीप से चलाई जा रही थीं जिस पर रॉ के तरबियत याफ्ता कमांडोज मौजूद थे। दीवान चंद ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। अब उन्हें हर सूरत हाईजैकरों के साथ साथ नुमान को भी मार डालना था। ये इस मंसूबे की दूसरी और आखिरी ऑप्शन थी जिसके लिए बतौर खास रॉ के कमांडोज को यहाँ रखा गया था। नुमान ने अगले ही लम्हे सूरत हाल की संगीनी का एहसास कर लिया। वो जान गया कि ये फायरिंग सिर्फ हाईजैकर्स को मारने और उसकी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी और घिनौने मकसद के लिए की जा रही है। बिजली किसी फुर्ती से उसने शामिल खान के जिस्म की आड़ ली और सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगा। बमुश्किल आध मिनट में वो दीवान चंद और उसके साथियों के बिल्कुल सामने शामिल खान समेत गिरा था। शामिल खान को 2-3 गोलियां लग चुकी थी। नुमान ने नीम मुर्दा शामिल खान को इस तरह उनकी तरफ धकेला कि तीनों बौखलाए। दीवान चंद और उसका साथी जमीन पर गिरे और उनके तीसरे साथी ने जैसे ही पिस्तौल निकाल कर सीधा करने की कोशिश की, नुमान के हाथ में पकड़ी पिस्तौल ने शोला उगला और वो अपना बाजू संभालता जमीन पर गिर पड़ा। जीप में मौजूद कमांडोज फायरिंग करते उनकी समत आ रहे थे। उन लोगों ने रिहर्सल के मुताबिक जहाज पर धावा बोल दिया था। नुमान के सारे आसाब तन गए थे और जिस्म में बिजलियां भरने लगी थीं। उसने अपनी दाईं समत करीबन 15 गज के फासले पर खड़ी जीप की तरफ जकंद भरी और जमीन पर तेजी से रोल करते हुए जीप की ड्राइविंग सीट संभाल ली। जीप इमरजेंसी पोजीशन के लिए पहले से रखी गई थी, जो नुमान के लिए अतियाए खुदाबंदी थी। दूसरे ही लम्हे वो जीप को रनवे के मुखालिफ समत में उड़ाए लिए जा रहा था। सांता क्रूज एयरपोर्ट के जिस हिस्से पर जहाज को टैक्सी किया गया था, तयशुदा मनसूबाबंदी के मुताबिक वहां काफी दूर दूर तक कोई ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रही थी। नुमान का रद्देमल इतना अचानक और भरपूर था कि वहां पहले से मौजूद मोर्चाबंद कमांडोज को समझ ही ना सकी कि क्या हादसा गुजर गया है। वो अपने तौर पर गुमगू का शिकार थे। अभी तक यहाँ मौजूद कमांड ने उन्हें जीप पर फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था। जिस कैफियत से कमांडोज गुजर रहे थे उससे कुछ मुख्तलिफ हालत दीवान चंद और उसके साथियों की भी नहीं थी। शामिल खान ने तयशुदा मंसूबे पर हर्फ बहर्फ अमल किया था और इस मरहले पर उसे शामिल खान के लिए कुछ प्रॉब्लम पैदा करने के बाद उसे नुमान को गोली मारकर नीचे गिराने वाले हिस्से पर अमल करवाना था। लेकिन उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स नुमान ने सारा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया और उनके हाथों में पकड़ी ताकतवर मछली की तरह खेल कर दोबारा दरिया में छलांग लगा दी। मंसूबे की इंतहाई अहम और खुफिया नौयत के पेश नज़र रॉ ने महकमा दाखिला या किसी और एजेंसी को अपने एतमाद में लेना मुनासिब नहीं जाना था। उन्होंने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक आखिरी लम्हात में आला अथॉरिटीज के इल्म में मामलात लाकर हाईजैकरों को महफूज तरीके से यहाँ से निकाल कर ले जाना था। अचानक आ पड़ने वाली इस बिपता ने दीवान चंद को इतना बौखला दिया कि वो अपने तौर पर कोई फैसला करने की पोजीशन में न रहा। यही हालत उस क्राइसिस सेल के दूसरे मेंबरान की थी। दीवान चंद ने नुमान को सीढ़ियों से फिसल कर गिरते देखा था, लेकिन उसके बाद का मंजर वो ढंग से देख भी नहीं पाया था। उसने चिल्लाकर कहा, पकड़ो उसे। कमेटी में शामिल वजारत खारजा के नुमाइंदे ने चीख कर कहा, खबरदार उसे कोई गोली न मारे, वो डिप्लोमेट है। और कंफ्यूज पुलिस कमांडोज की 2 जीपें नुमान के ताकुब में भागने लगी। उन्हें इतनी बात समझ आई थी कि नुमान को घेर कर जीप को रोकना है, उस पर गोली नहीं चलानी, क्योंकि वो कोई हाईजैकर नहीं बल्कि मुसाफिर है। दीवान चंद के दिमाग को झटके लग रहे थे। इस मरहले पर इस ऑपरेशन से मुतल्लिक कोई भी इंकिशाफ एजेंसी की आलमी साख तबाह कर सकता था। कम अज कम उसके लिए सारी जिंदगी एजेंसी के दरवाजे जरूर बंद हो जाते, क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया में रॉ के खिलाफ कभी न खत्म होने वाला तूफान खड़ा कर सकता था। भारतीय हुकूमत, जिसने तवील अरसे के बाद अपने झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए किसी हद तक ही सही दुनिया को अपना हमनवा बनाया था, इस सदमे को कभी बर्दाश्त न कर सकती। ये बात दीवान चंद के इल्म में थी कि ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन बहुत खास लोगों तक महदूद होते हैं। उनकी तमाम तर तफसीलात ऑफ द रिकॉर्ड सिर्फ इसीलिए रखी जाती है कि खिलाफ तवक्को नताइज की सूरत में कोई उसकी जिम्मेदारी कबूल न करे और ना ही उसका नामो निशान बाकी रहे। अलबत्ता महकमाना सतह पर इंक्वायरी होती, जिसमें सारा मलबा दीवान चंद पर ही गिरना था, क्योंकि ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल कमांडर की हैसियत से वही इस बात का जिम्मेदार था।
अपनी दानिश में उसने बड़ी हिम्मत से अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए अपने मोबाइल पर आशीष कुमार से राब्ता किया था। वो भी समझ रहा था कि जब नुमान के फरार की इत्तला का टाइम बम आशीष कुमार के सर पर फटेगा तो उसके आसाब तड़क जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बज़ाहिर जो रद्द अमल हो, उसने तो दीवान चंद के 14 तबक रोशन कर दिए। उसने राब्ता होते ही महफूज लाइन पर अपनी मखसूस जबान में आशीष कुमार को इत्तला दी। सर, पांसा पलट गया। उसे उम्मीद थी कि इस खबर से आशीष कुमार भड़क उठेगा, लेकिन आशीष कुमार का जवाब बिल्कुल खिलाफ तवक्को था। उसने सिर्फ 2 अल्फाज कहने पर इक्तिफा किया, देन व्हाट? दीवान चंद बोला, कोई एडवाइस सर? आशीष कुमार ने कहा, डैम इट, तुम कोई रिक्रूट तो नहीं हो? दीवान चंद को सारा खेल समझ आ गया। वो जान गया कि आशीष कुमार इस इंतहाई नाजुक मरहले पर कोई ऑपरेशनल हिदायत न देकर इस सारे खेल से बरी जिम्मा होना चाहता है। यूं भी उसने अपने हिस्से का काम तो कर दिया था। मंसूबे के इस मरहले पर जब जहाज को खटमंडू से इगवा होना था और उस खेल के अंजाम तक बाकी की तमाम ऑपरेशनल कार्रवाई का जिम्मेदार दीवान चंद ही था। अब जो कुछ भी करना था उसे ही करना था। उसने दिल ही दिल में एक मोटी सी गाली आशीष कुमार को दी, जो दीवान चंद से यूं बेएतनाई बरत रहा था जैसे उसका शिनासा ही ना हो। जबकि ये बात दीवान चंद अच्छी तरह जानता था कि इस ऑपरेशन के पसे पर्दा कौमी से ज्यादा आशीष कुमार के जाती मकासद कार फरमा है। वो बड़ा कीना परवर इंसान था। नुमान के हाथों 3 साल पहले उसने दिल्ली में जो जख्म खाया था वो अभी तक मुंतबिल कहाँ हुआ था, और इस ऑपरेशन में ज्यादा किरदार भी आशीष कुमार के इसी जज्बा इंतकाम ने अदा किया था। आशीष कुमार, अगर तुम समझते हो कि मक्खन से बाल की तरह इस खेल से निकल जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है। लेकिन दूसरे ही लम्हे बोला, अब क्या हुक्म है सर? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। आशीष कुमार ने सिर्फ 2 अल्फाज कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया, फिनिश इट। राब्ता कटने पर दीवान चंद ज़ेरे लब बड़बड़ाया, ये हुई ना बात, और उसने रॉ के खुसूसी कमांडो दस्ते को रेड सिग्नल दे दिया। शामिल खान के लिए नुमान का रद्द-ए-अमल इंतहाई अचानक और बौखला देने वाला था। वो सीढ़ियों से लुढ़कते नुमान पर अपनी कमर से बंधे दूसरे पिस्तौल से फायर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह वहां मौजूद लोगों में से कोई उसका शिकार हो जाता, और उन्हें सख्ती से हिदायत की गई थी कि उनकी शिकारगाह सिर्फ जहाज के अंदर का इलाका है, बाहर का नहीं। शामिल खान इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। तमिलनाडु के इस हिंदू इंतहा पसंद नौजवान को हर नए मिशन पर नया नाम दिया जाता था, और अब तक उसने इतने नाम अपनाए थे कि कभी कभी उसे अपना असली नाम भी भूल जाता था। वो जानता था कि जिस मंसूबे पर वो लोग काम कर रहे हैं उसे रॉ के सिर्फ एक मखसूस विंग की पुष्टपनाही हासिल है। दूसरी सरकारी एजेंसियों की तो बात ही और थी। खुद रॉ के अंदर भी कई जिम्मेदारों को उसका इल्म नहीं था। जहाज के बाहर मौजूद मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग उन्हें वही समझ रहे थे जो उन्होंने जाहिर किया था। इस ऑपरेशन के आगाज में बदकिस्मती से नताइज खिलाफ तवक्को आने के मफरूजे को ज़ेर बहस नहीं लाया गया था। उन्हें बताया गया था कि बंदोबस्त इतने ज़्यादा मुकम्मल और जानदार हैं कि कोई रुकावट पेश नहीं आएगी, और उन्हें बाहर सूरत नुमान को सेंटा क्रूज पर ही हलाक करना था। लेकिन नुमान तो निकल गया, अब वो क्या करे? अभी शामिल खान ये सोच ही रहा था कि जब कमांडोज ने रेड सिग्नल मिलने पर अचानक जहाज पर धावा बोल दिया। ये इंतहाई तरबियत याफ्ता और इसी नौयत की इमरजेंसी से निपटने के लिए बतौर खास तैयार किए गए कमांडोज का ग्रुप था। शामिल खान के जहन में फौरन यही बात आई थी कि दीवान चंद ने उन्हें बचाने के लिए ये कार्रवाई की है। उन्हें हिदायत भी यही दी गई थी कि जैसे ही कमांडोज हमला करें वो हथियार डाल दें। इस बात की सख्ती से हिदायत की गई थी कि उन्होंने किसी कमांडो या मुसाफिर पर गोली नहीं चलानी। शामिल खान ने हिदायत के मुताबिक फौरन हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसको ज्यादा अरसे तक हैरतज़दा रहने का मौका न मिल सका जब अचानक उस पर 2 कमांडोज ने अपनी ऑटोमेटिक राइफलों से गोलियों का मेह बरसा दिया। उसके साथ ही वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए जहाज में घुस गए। सिर्फ एक हाईजैकर ने अपनी आंखों से अपने देरीना साथी शामिल खान का अंजाम देखा था। वो भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, तवील अरसे से रॉ के लिए खिदमात अंजाम दे रहा था। फौरन उसे इस बात की समझ आ गई कि नुमान के फरार ने खेल का पांसा पलट दिया है, और अब रॉ वाले इस ऑपरेशन के सारे सबूत मिटा देंगे। इससे पहले कि उसका अंजाम भी शामिल खान वाला हो, उसने अपनी तरफ बढ़ते एक स्याह पोश कमांडो पर गोलियां बरसा दी, जो मुंह के बल जमीन पर गिरा। लेकिन उसके अक़ब में आने वालों ने उस पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी। उनके बाकी साथियों को भी कमांडोज ने महज 3 मिनट की कार्रवाई में खत्म कर दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ 2 मुसाफिरों को गोलियां लगी थीं, जो शायद दुनिया की फजाई तारीख का सबसे कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन था। कमांडोज ने खौफजदा मुसाफिरों से 5 मिनट में जहाज खाली करवा लिया, और अब माहिरीन की एक टीम ने इस बात का जायजा लेना शुरू किया कि कहीं जहाज में डायनामाइट तो नहीं है। वहां डायनामाइट का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था।
बहादुर कमांडोज की इस कार्रवाई पर खुसूसन भारतीय मुसाफिरों ने खूब तालियां पीट पीट कर उन्हें दाद दी। कुछ खौफजदा औरतें तो कमांडो से लिपट कर बाकायदा बोसो किनार करने लगी। हाईजैकरों की लाशें रनवे पर कतार में पड़ी थीं। सब ने अपने साथ फलस्तीनी मुजाहिदों जैसे मखसूस बड़े बड़े खानादार रुमाल रखे हुए थे। उनके माथे पर एक सब्ज पट्टी भी बंधी हुई थी जिस पर अल्लाह अकबर लिखा था। दुनिया के किसी टीवी का कोई कैमरा उनके गैर मुस्लिम होने का सबूत नहीं दे सकता था। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल पर कार्रवाई दिखाई जा रही थी और भारतीय हुकूमत सारी दुनिया से वाह वाह के डोंगरे समेट रही थी। भारतीय वजीर दाखिला ने बमुश्किल आधे घंटे के बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। कॉन्फ्रेंस हॉल में तिल धरने की जगह बाकी न बची थी। फ्लैश लाइट की रोशनियों में पाकिस्तान दुश्मनी में शोहरत रखने वाला इंतहाई मुतासिब हिंदू वजीर दाखिला अपनी एक मातहत और इंटेलिजेंस के दो जिम्मेदारों के साथ अखबार नवीसों के सामने बराजमान था। उसने बड़े बड़े नथने फुलाते हुए पहले तो पाकिस्तान को मुकम्मल दहशतगर्द मुल्क साबित करने के लिए बेबुनियाद दलाइल देना शुरू किए। फिर बताया कि 2 माह के बाद पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने यह दूसरा जहाज अगवा किया था। लेकिन भारतीय सुरमाओं ने इंतहाई बहादुरी और शानदार हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए मुसाफिरों को दहशतगर्दों के चुंगल से निजात दिला दी। उसने अखबार नवीसों को बताया कि हाईजैकरों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मरने वालों में से 3 की जेब से पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बरामद हुए हैं जिनकी बाकायदा वहां नुमाइश भी की गई। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से दरखास्त की थी कि वो अपने शहरियों की लाशें वसूल कर ले। वजीर दाखिला ने अखबार नवीसों को ये खबर देकर हैरान कर दिया कि सांता क्रूज पर हाईजैकर शामिल खान के शिकंजे से निकलकर भागने वाला डिप्लोमेट दरअसल ISI का ऑफिसर और हाईजैकिंग ऑपरेशन का इंचार्ज था। उसने जब ये देखा कि अब हाईजैकर गिरफ्तार हो जाएंगे और जहाज को वो यहाँ से उड़ाकर नहीं ले जा सकते तो जान बचाकर भाग गया। वजीर दाखिला का बयान खत्म होते ही उस पर सवालात की बौछार हो गई, लेकिन उसके साथियों ने हर सवाल का जाली दस्तावेजी सबूतों की सूरत जवाब देकर सारी दुनिया के मीडिया पर साबित कर दिया कि ये सारी कार्रवाई ISI की थी। दीवान चंद अपने बॉस आशीष कुमार के साथ अपने बंबई ऑफिस में टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी कार्रवाई सांस रोक कर देख रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वो अचानक उठकर खड़ा हुआ और उसने अपना पांव पूरे जोर से जमीन पर मारते हुए आशीष कुमार की दानिश को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सलूट किया। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, यू आर ग्रेट सर। कमरे में मौजूद रॉ के 5 आला अफसरान ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए आशीष कुमार पर दाद के डोंगरे बरसाए। वाकई उसने बिगड़ते खेल को इंतहाई मक्कारी से संभाल कर सारी बाजी ही पलट कर रख दी थी। उसने अपने साथियों की तरफ देखते हुए बड़े फख्र से गर्दन फुलाते हुए कहा, मैं एहतियातन इन लोगों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड तैयार रखता हूँ। भाई कोई इमरजेंसी किसी वक्त भी हो सकती है, मेरा मतलब है इस ऑपरेशन की तरह। अपनी बात के खात्मे पर उसने दोबारा दाद तलब नजरों से अपने साथियों की तरफ देखा जिन्होंने दोबारा तालियां बजाकर उसकी अजमत पर साथ किया। उसी रात रॉ की हाई कमान ने अपने होनहार डिप्टी डायरेक्टर आशीष कुमार के एजाज में एक स्पेशल नाइट का एहतमाम किया जहां काम धन की तमाम लज्जतें मौजूद थीं। इस नाकाबिल यकीन कामयाबी ने उन्हें आपे से बाहर कर दिया था।